नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माही कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम वाटपेड के बारे में जानेंगे कि मैंने एक छोटी सी एक शॉर्ट्स नोट्स बना के रखी हुई है। ये लगभग आपको 9 पेज का होगा। जिन लोगों को भी चाहिए होगा आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैंने नीचे नंबर भी दिया हुआ है। देखो, इस नोट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, वाटपेड का परिचय, वाटपेड क्या होता है मैं उसके बारे में बताऊँगा। फिर वाटपेड को ओपन कैसे करना है, वाटपेड का इंटरफेस दिखता कैसा है, ठीक है। और वर्डपैड के अंदर इसके मेन्यू बार के अंदर इंपॉर्टेंट है आपका फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, व्यू मेन्यू, और लास्ट में मैं कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स की भी दूंगा। सबसे पहला टॉपिक आता है वर्डपैड का परिचय। तो मैं वर्डपैड का परिचय आपसे करा दूं कि वर्डपैड क्या है। तो देखो दोस्तों, वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जो किसी भी लैपटॉप में, किसी भी कंप्यूटर में, अगर विंडोज़ है ना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की है ना, उसके अंदर फ्री मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है। इसमें नोटपैड से ज़्यादा फीचर आपको वर्डपैड में मिलते हैं। नोटपैड एक वो भी टेक्स्ट एडिटर ही सॉफ्टवेयर आपका है और जिस तरह वर्डपैड है, लेकिन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंट ये होगी कि वर्डपैड के अंदर जो भी फॉन्ट होगा ना वो रिच फॉन्ट होगा, जो भी टेक्स्ट होंगे वो रिच टेक्स्ट होंगे, और नोटपैड के अंदर जो भी होंगे ना वो हमारे प्लेन टेक्स्ट होंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नोटपैड के टेक्स्ट को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर सिलेक्ट करके भी किसी एक के अंदर, एक वर्ड के अंदर कोई फ़ॉन्ट को बड़ा करना चाहें तो वो एक का बड़ा नहीं होगा, टोटल फ़ॉन्ट का ही बड़ा हो जाएगा, मतलब उसमें सिलेक्शन काम नहीं करता। लेकिन वर्डपैड के अंदर पार्टिकुलर टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो, इसको मैंने सेलेक्ट किया ना, उस टाइप का ये आपका नोटपैड में काम नहीं करेगा। तो नोटपैड वर्डपैड में थोड़ी सी डिफरेंसेस है। और हाँ, नोटपैड के अंदर एक प्लेन टेक्स्ट मिलता है और ये वर्डपैड के अंदर रिच टेक्स्ट मिलता है। रिच टेक्स्ट का मतलब होता है फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को कलर कर सकते हैं, हाइलाइटर दे सकते हैं, बहुत सारे इसके फंक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वर्डपैड को हम लोग ना ओपन कैसे करेंगे। वर्डपैड को ओपन करने का 3 प्रक्रिया बताया गया है। पहला तरीका आपके पास है, अगर आप लैपटॉप में विंडो 10 में है, जैसे कि अभी मैं विंडो 10 में ही वीडियो बना रहा हूँ और हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है। अगर आपका भी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है तो आप ये टास्क के बारे में देखेंगे। टास्क के बारे में नीचे दिख रही है ना, सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा टाइप हियर टू सर्च। आप यहाँ पे जाके वर्डपैड लिख दोगे, वर्डपैड लिखोगे ना, आपकी लिस्ट में से आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर एम एस वर्ड इंस्टॉल होगा तो पहले ही आएगी, उसके बाद नीचे की वर्डपैड आपकी आ जाएगी। आप इसको क्लिक कर दो तो आपकी वर्डपैड खुल जाएगी, इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। दूसरा तरीका होता है रन कमांड के थ्रू। ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा, चाहे विंडोज 7 की हो, 10 की हो, 11 की हो या फिर 8 की हो। आपको करना है क्या है, विंडो+R की दबाना है, ठीक है। तो इसमें विंडोज़ की आपका ये भी होता है ना, विंडोज बटन भी होता है, उसी टाइप का कीबोर्ड के अंदर आपको मिलेगा विंडो की +R एक साथ प्रेस करना है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, विंडो की +R, ठीक है, दिख गया ना। एक देखो, मैंने एक हिंट नीचे लगाया हुआ है ना, जो भी मैं प्रेस करूँगा नीचे दिखेगी, ठीक है ना, ये हिंट के तौर पे। यहाँ पे विंडो की +R ये ओपन हो गया, ये बैक हटाता हूँ, और यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं रन कमांड, ठीक है। अब इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो, कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। अब इसके अंदर जाके टाइप क्या करना है, वर्डपैड, WORDPAD। वर्डपैड टाइप करने के बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे या फिर एंटर की को प्रेस करेंगे, ये आपको वर्डपैड ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। तीसरा तरीका होता है, यदि आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर वर्डपैड का आइकन दिखाई देगा तो आप उसको क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ये तो हो गई कि अगर कंप्यूटर पर ओपन है तो, अगर नहीं है तो एक और तरीका आपको मैं बताता हूँ कि आप विंडोज 7 में होंगे, 8 में होंगे, कहीं भी होंगे ना, अब एक विंडोज बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे ना, दिख रही है ना आपको सबसे लास्ट में विंडोज बटन को जैसे मैं प्रेस करूँगा, ठीक है, तो ये जो लिस्ट आ रही है ना, ये आपकी एप्लीकेशन की लिस्ट आ रही है। इसके अंदर ढूंढना आपको विंडोज एसेसरीज, ये जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ना, विंडोज 7, 8, 10 कहीं भी सबके लिए एप्लीकेबल होता है। विंडोज एसेसरी आप डाउन की तरफ जाओगे, ठीक है ना, ये सर्च करके आप नीचे की तरफ जाओगे, ठीक है, और आपको विंडोज एसेसरी मिलेगा। देखो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। अब इसको एक बार ओपन कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे देखते आएंगे, नोटपैड ओपन करने का माध्यम भी यही था, और वर्डपैड भी ओपन करने का माध्यम आपको यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है ना, वर्डपैड ये होगा। आप इसको क्लिक कर दो, आपके सामने एक वर्डपैड का इंटरफेस खुल गया, ठीक है, एक वर्डपैड ओपन हो गया। आप इसको बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ, ओके।
तो आपके सामने 3 प्रक्रिया था, मैंने एक एक्स्ट्रा प्रक्रिया आपको 4 तरीके बता दिए, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। वर्डपैड का इंटरफेस ये दिखता कैसे, जैसे कि मैं अगर थ्योरी में लेकर चलूँ तो देखो आपको वर्डपैड का इंटरफेस ऐसे दिखता है। वर्डपैड अगर ओपन होगा ना बिल्कुल ऐसे दिखता है। अभी आपने देखा था ना, तो उसमें देख लेते हैं ना किसको बोलते क्या है ना, पहले आप यहाँ से भी देख लो ना किसको क्या बोलते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। देखो अभी मैं साथ साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। वर्डपैड भी ओपन कर लेता हूँ फिर से। देखो ये रहा वर्डपैड, ठीक है। वर्डपैड का इंटरफेस देखेंगे तो सबसे लास्ट की तरफ से देखते हैं कि इतनी दूर को बोलते हैं वो क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो देखो ना, जो भी टूल्स जो आप यहाँ पे रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो ना, जैसे आप यहाँ कुछ टाइप कर रहे हो फिर इसको बैक करना, आपको Ctrl Z प्रेस करते हो ना, तो वो ये है बैक करने का। फिर एक स्टेप आगे आने का Ctrl Y रीडू, तो ये सब अपने थ्रू आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब आप इसको ना क्विक एक्सेस कर सकते हो, आपकी एक टूल बार है, ठीक है। इसके बाद जिस डॉक्यूमेंट को हम जिस भी नाम से सेव करेंगे उसका यहाँ पे दिखता है, उसको बोलते हैं टाइटल बार। अभी मैं किसी भी इस नाम को इस डॉक्यूमेंट को ना किसी भी नाम से सेव नहीं किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ही दिखेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ये शो करता है। अगर हम इसको सेव कर दे तो जो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम दिखेगा। और लास्ट में देखो राइट कॉर्नर, इसको बोलते हैं कंट्रोल बटन, जिसके अंदर क्लोज बटन मिलती है, रेस्टोर डाउन, इसको मैक्सिमाइज भी बोलते हैं ना, और इसको मिनिमाइज। इन सबों के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ नोटपैड में। नोटपैड का जिन्होंने वीडियो नहीं देखा आप देख लीजिएगा, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, उसमें सबके बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ वहाँ पे, कमांड के थ्रू भी और मैनुअल भी, माउस के थ्रू भी। इसके नीचे मिलती है आपको मेनूज, ठीक है, जैसे फाइल मेनू, होम मेनू, व्यू मेनू, अब इसको टैब भी बोल लो। इसके नीचे मिलते हैं आपके रिबन्स, ये सभी रिबन्स है, ठीक है ना। और इसके नीचे मिलती है आपको ग्रुप, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, ओके। और यहाँ पे देखो इसको रूलर बोलते हैं, ये हमारे रूलर है, ठीक। और सबसे आप नीचे देखो तो इसको बोलते हैं लास्ट में स्टेटस बार, ये ना जिसके अंदर ये जूमिंग जूम आउट बटन करने का होता है ना ये। अगर आप इसको मैं मिनिमाइज करके अगर मैं PDF वाली वर्जन में चलूँ किसको क्या बोलते हैं तो आप यहाँ पे देखो ना क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, टाइटल बार, रिबन, रूलर, ठीक है, स्टेटस बार, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, जो ये हमारा एरिया होता है जिसके अंदर कुछ लिखते हैं वो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है। इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं, ये हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है। अब एक एक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। नोटपैड के मेनू बार के बारे में, जैसे नोटपैड का मेनू बार क्या होता है, फाइल, होम, व्यू, ये सब मेनू बार होता है ना। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहले होता है फाइल, ठीक है, फाइल मेनू। तो फाइल मेन्यू के अंदर क्या क्या होता है, अभी बस 4 ऑप्शन मिलता है आपको, जैसे Ctrl N से वर्डपैड में नया पेज लेने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, Ctrl O से ओपन करने के लिए, Ctrl S ले सेव करने के लिए, Ctrl+Shift+S ले सेव एज करने के लिए, मतलब एक डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करने के लिए। आप देखो ना यहाँ पे वर्डपैड में सेव की गई फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए, पेज सेटअप, जो पेज को सेटअप करने के लिए होता है जैसे, और Ctrl+P से प्रिंट करने के लिए होता है। ये हमारा फाइल मेन्यू के अंदर होता है। चलो एक एक इस्तेमाल करके मैं दिखाता हूँ। वर्डपैड के अंदर आए, इसको मैं बड़ा कर लूँ, ठीक है। अब देखो फाइल मेन्यू के अंदर आ गए, यहाँ से देखते हैं क्यों, पहले क्या है Ctrl+N, यहाँ पे दिखा ना, Ctrl+N से क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। देखो सबसे पहले ना आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन से टूल्स का नाम क्या है, तो आप कर्सर आराम से वहाँ पे लेके चले जाओ और देखो कर्सर रखने के बाद से नीचे में शो करता है इसका नाम ना, शो करता है, जैसे इसका नाम शो करता है, उसका नाम को पढ़ लो पहले, फिर उसके बाद उसके काम को देखेंगे। जैसे N से ना Ctrl+N से न्यू पेज क्रिएट करना, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ना, मुझे Ctrl+N करके ना नया पेज क्रिएट करना है, ठीक है। तो Ctrl+N प्रेस करूँगा ना तो ये पूछ रहा है पहले सेव करना है इस फाइल को कि नहीं, इस फाइल को मुझे सेव नहीं करना, चलो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हर हाल में आपको ये नया पेज बना के दिया ना, Ctrl+N प्रेस करेंगे ना, देखो ना ये भी दिख रहा है ना, Ctrl+N प्रेस करने पे नया पेज मिलता है, ओके। दूसरा है ओपन, ओपन का मतलब होता है Ctrl+O, ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल। अगर मैं कोई फाइल पहले से बना कर रखा हूँ कहीं और उसको मुझे यहाँ पे शो कराना है मेरी फाइल, तो पहले एक फाइल बना के इसको रख लूँ, फिर Ctrl+N से नया पेज बनाऊंगा, फिर उसके अंदर इसको ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूँ ना
चलो ठीक है, मैं ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट बना ली और मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, आप सेव में चले जाओ और मैं कहाँ सेव करूँ इसको, ये हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो रहा है। किस नाम से सेव करूँ, तो मैं ABCD के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक है, करता हूँ ओके। ये हमारे डॉक्यूमेंट सेव हो गए। देखो जैसे ही सेव हो गई ना, हमारी टाइटल बार के ऊपर ना ABCD आ गई। मतलब जिस भी टाइटल बार के अंदर होता है क्या है, जिस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव करते हो वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ठीक है, अगर की न्यू डॉक्यूमेंट होती है या फिर आप उस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किए होते हैं तो बाय डिफॉल्ट नाम यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो करता है, जैसे इससे पहले शो कर रहा था। तो मैंने इस फाइल को सेव कर लिया। तो उसके बाद मैं नया फाइल बनाऊंगा, जैसे Ctrl+N, जैसे देखो कंट्रोल और N प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे सामने न्यू डॉक्यूमेंट बन गया और इसका देखो ना डॉक्यूमेंट के नाम से ओपन हो गया। ये हमारी फ्रेश फाइल है। अब मैं इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ ऐसे ना, कुछ भी लिखूंगा, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी टाइप कर लो। ठीक है, अब इसका सेकेंड वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ओपन करने का, Ctrl+O। ये क्या करता है, अभी मैं दूसरी पेज को इस पेज के अंदर ओपन करके दिखाऊंगा कैसे। अभी मैं एक नया पेज पे हूँ और मुझे पुराने वाली कोई फाइल को ओपन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+O प्रेस करूँगा, Ctrl+O। ठीक है, अब देखो पुराने वाले फाइल में चला गया और ये बोल रहा कहाँ से लेना है ना, ये डायरेक्टरी होती है। तो लोकेशन मैंने बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव करी थी और मेरे सामने यहाँ पे दिख रहा है, मेरी फाइल पहले वाली दिख गई। मुझे इसको ओपन करना है, यहाँ पे जाके ओपन कर लो। देखो पिछली फाइल मैंने यही सेव किया था ना, और इस नाम से देखो फाइल हमारे पास आ गया। ठीक है, ये होता Ctrl+O ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल। ये होता सेव, सेव करने के लिए Ctrl+S। मतलब इस डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी सेव है मेरे पास, और न्यू डॉक्यूमेंट ले लूँ। अगर मैं कोई यहाँ से नया डॉक्यूमेंट ले लूँ ना और मैं इसको कोई सेव करूँ, ठीक है, इसको सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस करूँगा ना, तो वो सेव करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को किस नाम से सेव करूँगा, किस नाम से सेव करना है। जैसे XYZ के नाम से मैं इस बार ना यहाँ पे फाइल नेम के अंदर टाइप कर दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। कौन से फाइल के अंदर, तो डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर, और ओके करता हूँ। देखो फाइल आपके सेव हो गई। न्यू डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S प्रेस कर, इसके नीचे होता है सेव एज। देखो सेव एज इसका शॉर्टकट कमांड होता है ना, Ctrl+Shift+S, सेव के जैसा ही है ना। तो सेव एज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे आप इसमें वेरिएंट होता है, जैसे कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप में भी इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बताया ना प्लेन टेक्स्ट के रूप में, रिच टेक्स्ट के रूप में। तो देखो रिच टेक्स्ट क्या होता है, रिच टेक्स्ट आपका ये वर्डपैड ही होता है या फिर ऊपर के वर्जन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नीचे ना प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, ये आपका नोटपैड होता है। मतलब वर्डपैड को मैं नोटपैड में भी सेव कर सकता हूँ, समझ रहे हो आप, इस वर्डपैड को नोटपैड के रूप में भी मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी तो रिच तो है ही। दूसरी चीज़ है, इस सेव एज का एक और भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट को मैं पहले XYZ के नाम से सेव कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ सेम डॉक्यूमेंट को किसी और अनदर नाम से मैं सेव कर लूँ। ठीक है, उस समय आपको सेव एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंदर हम जाएंगे और सेव एज के माध्यम से हम इस डॉक्यूमेंट को एक नया डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 के नाम से सेव कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब यही डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 के नाम से भी सेव हो गया। मतलब ये मल्टीपल नाम से, डिफरेंट डिफरेंट नाम से सेम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+Shift+S का इस्तेमाल करेंगे या फिर सेव एज का इस्तेमाल करेंगे, बात ही की है। नेक्स्ट होता है प्रिंट, Ctrl+P। प्रिंट में जैसे ही जाएंगे, तो मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट से बना लिया ना और Ctrl+P प्रेस करता हूँ तो हमारा प्रिंट पे जाएगा। प्रिंट पे जाने के बाद इसके अंदर क्या होता है, बस नॉर्मल सी प्रिंट के फंक्शन को समझना होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंटर को चुन लेंगे, अगर हमारा प्रिंटर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। जैसे हमारे पास प्रिंटर दो है ना, जैसे स्मार्ट टेक 520 हमारे पास है, लेजर 120 हमारे पास है। अभी दोनों ही आपका डिसेबल यहाँ पे है ना, जैसे कि प्रिंटर मैंने दोनों ही डिसेबल किया हुआ है। इनेबल करूँगा तो इसके जैसी ना यहाँ पे आइकन दिखने लगेगी। ठीक है, तो कोई भी एक प्रिंटर आप सिलेक्ट कर लोगे, नीचे आप आओगे ना यहाँ पे, तो प्रिंटर का ऑल रेंज पूछ रहा है ना, प्रिंटर कितना पेज प्रिंट कर सकते हो, कितने पेज की प्रिंट है। ऑल करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी डॉक्यूमेंट होगी ना, सबका सब ये प्रिंट लेना शुरू कर देगा। सेक्शन में जाके करेंगे ना, तो अभी मैं करके दिखा दूँ, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट को बड़ी करनी होगी। जैसे इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर मैटर आपका ज़्यादा बड़ा होगा ना, तो ये आप प्रिंट का सारा फंक्शन समझ में आएगा। तो मैं करके दिखला दिखला देता हूँ आपको। एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। ठीक है,
देखिए, मैंने एक थोड़ी सी लंबी सी डेटा ली हुई है ना आपको प्रिंट दिखलाने के लिए, तो मैंने कहीं से इसको कॉपी पेस्ट बस किया हुआ है। आपको कंट्रोल पी करता हूँ और प्रिंटर के सारे ऑप्शन को मैं दिखाता हूँ। देखो, ऑल करूँगा ना तो जितने अंदर हमारे पेज होंगे ना, ये सारी के सारी पेज प्रिंट होने शुरू हो जाएगी। पेजेज का मतलब होता है कि मुझे अगर मान लो 10 पेज की फाइल है ना, तो मैं कितना पेज को प्रिंट करने वाला हूँ। एक पेज से लेकर 4 पेज तक प्रिंट करनी है ना, 1 2 3 4 ही ओनली पेज, 4 पेज ही प्रिंट होगा, बाकी के रेस्ट प्रिंट ये हमारा नहीं लेगा। और यहाँ से प्रिंट को क्लिक कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपी का मतलब समझ रहे हो ना, आपकी कितनी कॉपियाँ निकालनी है ना, एक पेज की कितनी कॉपी, 2 कॉपी 3 कॉपी ऐसे करके, ठीक है। इन सब के बारे में ऑलरेडी पहले से आपको बता चुका नोटपैड वाली वीडियो में, आप प्रिंट वाले सेशन को जाके कंप्लीट देख लो आप, ठीक है। और ओके करते हैं, आगे चलते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर हम ओपन करें और देखें तो बस पेज सेटअप के बारे में आएगा। पेज सेटअप कहने का मतलब है कि अगर मैं जो प्रिंट देने वाला हूँ ना, जो हमारे प्रिंट होने वाली है ना डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सजाना है, उसके उसकी यहाँ पे फॉर्मेटिंग की जाएगी। जैसे कि नॉर्मल पेज हमारा A4 का होता है, तो हम A4 सिलेक्ट कर लेंगे। A4 के अंदर हमारी ये मार्जिन कितनी होती है, मार्जिन मतलब जो चौथाई छोड़ते हैं ना हम यहाँ पे ना, इसको हाशिया बोलते हैं, दिख रहा है ना आपको। या फिर इस पेज के अंदर देखो, चौथाई है ना, लेफ्ट की तरफ से, राइट की तरफ से, अप एंड नीचे डाउन, है ना, डाउन या फिर बॉटम बोलो, अप को आप टॉप भी बोल सकते हो। देखो ना यहाँ पे लिखा होगा ना, तो कितना कितना मार्जिन आप देने वाले हो, उतना ही मार्जिन के अकॉर्डिंग ये प्रिंट होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे 1.25 सेंटीमीटर ये लेफ्ट की तरफ से छोड़ रहा हूँ, ये ना छोड़ रहा हूँ, ये दिख रहा है ना लेफ्ट की तरफ से, इसको मैं शॉर्ट करना चाहूँ, पतला करना चाहूँ, तो कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ ना 0.25, ठीक है। और राइट की तरफ से भी यहाँ पे 0.25 की तरफ का मार्जिन छोड़ दो, ठीक है। हालांकि इंच में है तो 0.25 इंचेस, ठीक है। आपको मैं इसको ओके करूँ, आप देखोगे ना आपकी डॉक्यूमेंट देखो कितनी पतली हो गई, मतलब 0.25, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स आपका ये प्रिंट होने वाला है, ठीक है ना। तो आप ये पेज सेटअप में जाके प्रिंट को आप ये सेटअप दे सकते हो। यहाँ से पेज सेटअप में जाके ना आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट को सजा सकते हो कि मुझे कैसा निकालना है ना। पोर्ट्रेट का मतलब होता ना, ये जो पेज निकलेगा ना वर्टिकल मोड में निकलेगी, दिख रहा है ना आपको प्रीव्यू में, सेम वैसा ही निकलेगी। लैंडस्केप का मतलब होता है, अगर लैंडस्केप करूँ ना मैं, देखो ये पेज आपकी ना चौड़ी वाली में निकलेगी, जैसे ना चौड़ा पेज निकलेगा, जैसे कि ड्राइंग वगैरह हम लोग बनाते हैं ना उस टाइप का, ठीक है। और ये नॉर्मल पेज आपकी पोर्ट्रेट में निकलेगी, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं। मतलब ओरिएंटेशन दो ही टाइप का होती है, या तो पोर्ट्रेट होता है या तो लैंडस्केप होता है, ओके। और मार्जिन तो आपने देखना है चौथाई छोड़ना, ठीक है, हाशिया छोड़ना या फिर चौथाई छोड़ने को मार्जिन बोलते हैं। ये बाई डिफॉल्ट इंचेज में हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। इस सभी चीज़ों को यहाँ पे ओके करके निकलते हैं। तो मैं मार्जिन पहले नॉर्मल कर लूँ, 1, चलो 1 1 का मैं मार्जिन करके दिखाता हूँ, ठीक है। और मैं करता हूँ ओके। अब देखना आपकी मार्जिन थोड़ी सेट हो जाएगी, दिखा ना, मार्जिन थोड़ी सी सेट हो गई आपकी। ये ना आपके रूलर ही बताता है ना कि आपकी मार्जिन कितनी दिख रही है। अब मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे होते हैं ना पेज सेट, तो आपने देख लिया ना, सेंड एन ईमेल। अगर आपके कंप्यूटर में ईमेल होगा ना, इंटरनेट कनेक्शन दी होगी ना, तो डायरेक्ट ये आपका ईमेल फंक्शन के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेल आप कर सकते हैं इसको। अबाउट वर्डपैड, इसको देखेंगे तो ये वर्डपैड के बारे में बताएगा कि आपका कंप्यूटर में कौन सा वर्डपैड का वर्जन चल रहा है। जैसे जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है ना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगी उसके साथ ही कनेक्टेड रहता है। जैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है और ये अपडेट वर्जन है ना 22H2, ठीक है। तो मेरे साथ ये वर्डपैड मिली है ना, ये विंडो 10 वाली ही है। अगर आपकी यहाँ पे 7 होगी तो आपकी वर्डपैड 7 होगी, ठीक है। तो ये उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये आपको इसमें कुछ कर नहीं सकते। और एग्जिट तो पता है ना, अगर एग्जिट मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये पूरा मतलब कि ये एग्जिट हो जाएगी ना, बाहर निकलने के लिए हो जाएगी, ओके, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिसेंट दिख रहा है, रिसेंट का मतलब होता है कि अभी हाल फिलहाल मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट को ओपन किए हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सेव किए उसके बारे में बस होता है। मतलब एक तरह से नहीं, आपका नेविगेशन टूल की तरह काम करता है, हिस्ट्री एक तरह से इसको बोल सकते हो, ओके। तो मैंने आपको ये ना फाइल मेन्यू के बारे में सारे ऑप्शन को मैंने बता दिया, आप इसको प्रैक्टिस कर लो। अब हम चलते हैं आगे, ये आपका होम मेन्यू के बारे में, या फिर आप ये कह लो ना होम टैब के बारे में, ठीक है। तो होम टैब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ओपन ही होता है। पता कि ये क्यों ओपन होता है, जब भी आप वर्डपैड ओपन करोगे ना तो होम ये टैब ओपन क्यों होता है, ये बताओ मुझे। इसलिए होता है कि वर्डपैड ये सेकंड क्लास होती है, पहली आपकी नोटपैड की क्लास होती है। तो प्रैक्टिकल सेशन में पहले आपको
नोटपैड पढ़ाया जाता है, फिर उसका वर्डपैड पढ़ाया जाता है। उसको पता है कि आपने नोटपैड का फंक्शन पढ़ा हुआ ऑलरेडी। अगर नोटपैड में जाएं तो ये सब के बारे में हमको वहाँ पे विस्तार से पढ़ना है। जो लोग नोटपैड नहीं जानते, मेरे वीडियो आप देख लेंगे, पहले वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अभी नोटपैड ओपन कर रहे हो ना, इसलिए आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल टैब जो है ना, इसमें हाइड करके देता है कि आपको ये अंडरस्टूड है, कि पहले से आपको पता है। इसलिए होम से इंट्रोड्यूस करवाता है आपको कि होम के बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको पढ़नी है। इसी तरह आप इससे फर्दर कोई भी लेटेस्ट एप्लीकेशन पे जाओगे ना, जैसे एमएस वर्ड या फिर पेंट, एक्सेल, कोई भी एप्लीकेशन बड़ी वाली ओपन करोगे ना इससे फर्दर की, तो उसमें भी ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट हाइड ही होता है। होम से शुरुआत होगा। तो हमारा होम हो गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको फाइल टैब के अंदर सारी चीज़ें बता दी। जो जिसको नहीं पता था उनके लिए सपोर्ट मिल जाएगा। देखो होम पे चलते हैं। होम के अंदर ये ग्रुप के अकॉर्डिंग बांट दिया, क्योंकि होम में ना थोड़ी सी ज़्यादा ये ऑप्शंस होता है ना, क्योंकि होम में सारे देख रहे हैं ना कितने रिबन्स है, इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं ना, कितने ऑप्शंस है। तो सारे रिबन्स को इसने ना ग्रुप में बांट दिया, और ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल यहाँ पे ना ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि सबसे पहले होता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर होता है कट, कॉपी, पेस्ट। आप अगर नोटपैड पढ़े हो तो आपको सब पता होगा ना ये सब चीज़ें। अब देखो ना, अगर बुक के थ्रू चलो ना आप, तो इसके अंदर देखो फाइल मेन्यू तो आपने बता देना अभी आपको। जस्ट आप अभी फाइल मेन्यू देखो ना, होम मेन्यू के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है ना, और उसके अंदर की सारी चीज़ दी हुई है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, हम पहले वर्डपैड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वर्डपैड ओपन हो गई। अब देखो ना यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट दिया हुआ है ना, कंट्रोल सी। तो इसके लिए जैसे मैं कुछ यहाँ पे वर्ड टाइप कर रहा हूँ, आप इसको ना देखो सेलेक्ट करके यहाँ पे ना कंट्रोल सी प्रेस करोगे। जैसे इसको डुप्लीकेट फाइल बनानी है ना, कंट्रोल सी। आप इसके नीचे जाके पेस्ट करना चाहो, जहाँ भी पेस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो फिर आगे आगे करके आप यहाँ पेस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो कंट्रोल वी पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी, ठीक है, पेस्ट हो गया। और कंट्रोल सी से कॉपी, डुप्लीकेट बना रहा हूँ इसका। और ये होता है वी, मतलब पेस्ट। आप चाहो ना तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हो। देखो कॉपी पहले से हुई है ना, अब यहाँ पे क्लिक कर दो एक बार, हो गई पेस्ट, क्लिक कर दो, है ना। अब जितनी पेस्ट करना चाहो ना पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस सारे ग्रुप को क्या बोलते हैं ना, क्लिपबोर्ड बोलते हैं। जैसे इस क्लिपबोर्ड के अंदर कट, कॉपी और पेस्ट ही मिलता है। आगे देखेंगे एप्लीकेशन में तो एक और यहाँ पे फंक्शन ऐड हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर के नाम से, लेकिन अभी नहीं, आगे देखेंगे। इसके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ना फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। देखो एक फॉन्ट ग्रुप आता है ना, फॉन्ट ग्रुप के अंदर चलते हैं हम लोग ना। अगर मैं वर्ड के साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, है ना, आपके सामने एक ना मैंने ये बुक बना कर रख दी और प्रैक्टिकल भी करके दिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ना फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहले क्या था, फॉन्ट स्टाइल, है ना। ये फॉन्ट स्टाइल इसको बोलते हैं। आप इसको फॉन्ट फैमिली बोल सकते हो ना, फिर फॉन्ट स्टाइल बोल सकते हो। देखो है ना यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। इसके अंदर क्या होती है, फॉन्ट की स्टाइलिंग की जाती है। जैसे अगर मैं किसी टेक्स्ट को बड़ा कर लूँ ना, मैं यहाँ पे राम, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा पहले से बता दूँ, ठीक है। अब उसका सेलेक्ट करने के बाद ही इसके अंदर कुछ कर सकते हैं आप। ये नोटपैड नहीं है कि बिना सेलेक्ट का हो जाएगा, है ना। अब इसको अंदर में जो भी फंक्शन दिखाना चाहूँ ना, ये फंक्शन आप इसके अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है फॉन्ट स्टाइल। आप इसमें जो लेना चाहो ले सकते हो, ओके। दूसरा होता है फॉन्ट साइज। जैसे ये होता है ना फॉन्ट साइज, यहाँ पे ना ये भी फॉन्ट साइज होता है ना आपका। फॉन्ट साइज आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो यहाँ से ना, और यहाँ पे ऐसे छोटा कर सकते हो, ठीक है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे क्या, जैसे ये 36 है ना, जैसे आप देखो ना यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करना बता रहा हूँ। हाँ जैसे ये फ़ॉन्ट है आपका 36 है ना, आप यहाँ पे अपने से जाकर ना 50 कर दो, इंटर कर दो, देखो 50 के साइज में हो जाएगी, ठीक है। आप या तो ये ड्रॉप डाउन बस में कोई लिस्ट, मतलब ये इस लिस्ट बनी है ना, आप इनके अंदर से ना कोई आप डेटा पुट कर लो, या फिर आप मैन्युअली यहाँ पे ना कुछ टाइप कर दो, उससे भी आपकी फ्रंट ये ले लेगा। फ्रंट है ना, फिर भी ले लेगा। ये होता है तीसरा, होता है ना बोल्ड। अब नीचे आ जाओ, ठीक है। बोल्ड करने के लिए क्या होता है, बोल्ड से ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये थोड़ी सी ना हैवी बन जाएगा। देखो देखो ना, अभी पहले से अभी ऐसा है। या फिर मैं दूसरा कोई टेक्स्ट ले लूँ तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सा टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे ये है, ओके। मैं ये टेक्स्ट ले लिया, और देखना अभी, है ना, दिख रहा है ना कि बोल्ड हो गया ना, थोड़ी सी बोल्ड हो गई। दूसरा था इटैलिक, ये बगल में है, इटैलिक ले लो,
ठीक है, मतलब इसी बटन से मैं इसको एक ऑप्शन एक्टिव भी कर सकता हूँ ना, और फिर इसी बटन को प्रेस करने से ये ऑप्शन डीएक्टिव भी हो जाएगा। को इनमें से ना जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, तो ये सभी चीज़ें कोई भी आप इसमें से ऑप्शन ना आप सेलेक्ट कर लो, और एक बार उसको प्रेस करोगे तो इनेबल हो जाएगी, फिर दोबारा प्रेस करोगे तो डिसेबल हो जाएगी। ओके, तीसरा होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या होता है, नीचे की अंडरलाइन बन जाती है ना। उसके बगल में होता है स्ट्राइक थ्रू, ये बीच बीच से काट देता है वर्ड को, जैसे कंप्यूटर में कुछ गलत कर रहे हो ना, काट देगा। उसके बगल में होता है ना सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या बोलता है, जैसे कि मैं कुछ लिखना चाहूँ ना, तो नीचे की तरफ में कुछ लिखने के लिए ये सबस्क्रिप्ट काम आता है। जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूँ ना यहाँ पे H2O, तो जानते हो ना कि ये टू नीचे होता है ना, तो टू यहाँ से नीचे होता है ना, तो टू को एक बार सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे नीचे वाली बटन को सब स्क्रिप्ट एक बार क्लिक कर देंगे, देखेंगे ना टू नीचे आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, और फिर से एक बार क्लिक कर देना, ये नॉर्मल हो जाएगा। कुछ लिख रहे हो तो आप जैसे A+B का होल स्क्वायर, A+B है ना का होल स्क्वायर लिखना है ना, आप तो ब्रैकेट में दोनों को क्लोज कर लो पहले। ठीक है, शिफ्ट दबा के, ठीक है, A+B का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे स्क्वायर करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट को पहले ही क्लिक कर देंगे, फिर टू लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। उसके बाद होता है क्या, टेक्स्ट कलर। आप देखो ना, ये बुक में आपकी जस्ट बगल में चल रहा हूँ। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर कौन सा, ये होती है ना टेक्स्ट कलर। ये कैसे काम करता है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मैंने राम लिखा ना, और राम को मैं टेक्स्ट कलर देना चाहता हूँ, जैसे रेड कलर करना चाहता हूँ, राम को सिलेक्ट करके रेड पे चेक कर दूंगा एक बार, तो ये टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगी। कोई भी कलर से मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूँ। इनको भी मैं चेंज यहाँ से जाके मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, है ना। इसके बगल में होता है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। टेक्स्ट हाइलाइटर का मतलब होता है ये ना, जैसे हम लोग मार्कर से मार्क करते हैं ना, किसी वर्ड को हाईलाइट करते हैं ना, उससे वही काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे H2O लिखा था, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो इसके पीछे मैं कोई भी यहाँ से ना एक सिंपल सी कलर लगा सकता हूँ, जो कि है ना स्मूथ दिखे। यहाँ पे ब्लैक भी करना चाहूँ तो मैं ब्लैक कलर से कर सकता हूँ, है ना। हाईलाइटर देखो कितना कैसा दिख रहा है, बिल्कुल। इसके पीछे ना राम जी के पीछे भी मैं चाहूँ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकता हूँ, मतलब आपकी मर्जी। आप यहाँ पे ब्लैक करना चाहो या फिर यहाँ पे ग्रे करना चाहो, आपकी मर्जी, आप किसी भी कलर से हाईलाइट कर लो। तो ये होती है टेक्स्ट हाईलाइटर, ठीक ना। होता है ना कैपिटल वाली ए से ग्रो बोलते हैं ना, ग्रो फॉन्ट। अब ये क्या करता है, फॉन्ट आपको बढ़ाता है। ये देखो ना, ये ग्रो कर रहा है, देखो, मतलब फॉन्ट को ग्रो करता है, फॉन्ट को इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे था ना ये बगल वाली ना, ये फॉन्ट साइज ना, फॉन्ट साइज बढ़ाया जाता है यहाँ से, वही सेम वही है। यहाँ से फॉन्ट को ग्रो किया जाएगा, और यहाँ से फॉन्ट को श्रिंक किया जाएगा। श्रिंक मतलब फॉन्ट को छोटा किया जाएगा, ठीक है। इसके साइज को बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ग्रो और श्रिंक का इस्तेमाल करके, छोटे वाली है ना ए, थोड़ी सी श्रिंक दिख रहा है, छोटा था, और ये बड़ी वाली ए ग्रो दिख रहा। तो दोनों का आप इस्तेमाल करके अपने अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। ओके, तो मेरा ये ना फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, तो आपको दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप। अब इसके अंदर कुछ पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या आता है। तो देखो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमारे सामने क्या मिलेगा, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, स्टार्ट लाइन, लाइन स्पेसिंग, लाइन, ये सब चीजें है ना। एक एक करके देखते हैं। देखो इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या होता है, जैसे कि मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, किसी का नाम लिख रहा हूँ, ठीक, ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, किसी का नाम लिख रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये 4 स्टेंजा यहाँ पे लिखे, 4 स्टेंजा यहाँ पे लिखे, तो उस टाइप का ये काम करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ पहले से 4-5 लोग का नाम लिख दूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना ये श्याम और रवि है ना, ये थोड़ी सी अलग टाइप से चले जाए, मतलब राइट की तरफ से चल जाए। आप यहाँ से ना इंक्रीज इंडेंट को लेके इसको आगे कर लो, ये दो पीछे रहेंगे, फिर आप नीचे कुछ लिखिए ना, उसको फिर आप आगे कर सकते हो, है ना। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद से आप इंक्रीज इंडेंट कर लेंगे, ये आगे चले जाएगा। और फिर पीछे करना है, इसको आप पीछे कर सकते हो, मतलब अपनी मर्जी का ना आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल होता है, ओके। अब मैं चाहता हूँ जो भी लिखूँ ना, इसके बुलेट्स के रूप से लिखे, मतलब कि ये थोड़ी सी ना एक लाइन बढ़ के लिखे, जैसे इतना पे लिखे ना, अब यहाँ से लिखे,
ठीक है। तो हम यहाँ पे ना टैब नहीं प्रेस करेंगे। देखो टैब प्रेस करने से क्या होगा या फिर यहाँ पे स्पेस देने से क्या होगा ना कि अलाइनमेंट चेंज हो जाती है, एक बराबर लिख नहीं पाएगी। तो मैं चाहता हूँ ना कि हर वर्ड यहीं से जो शुरू हो रही है ना मेरा, है ना, इस टाइप के सब लाइन शुरू हो रहा है, मैं चाहता हूँ ना कि 1 इंच बढ़ के लिखिए, यहाँ से लिखे ना, तो आप यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट कर लो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 4 पॉइंट आगे जाता है, आप यहाँ से 2 पॉइंट कर लो। ठीक है, अब आप यहाँ से लिखो। है ना, इस तरफ जो भी लिखोगे ना आप, अब इसके लिए इंडेंटेशन यहाँ से हो गया। ठीक है ना, अब चाहते हो कि बैक करूँ मैं, अब ठीक है, तो आप यह इंडेंटेशन ना अब ना लेफ्ट कर दो, बैक कर लो। ठीक है, अब आप जो भी लिखोगे अब यहाँ से लिखाएगा, यहाँ से लिखाएगा। ठीक है, कुछ भी लिखो आप, तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल होता है बहुत ही इसका, तो इसका इस्तेमाल आप अपने आवश्यकता के अकॉर्डिंग कर सकते हो। हाँ, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट ये दोनों को मैंने एग्जाम्पल बता दिया, और इसका इस्तेमाल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जहां आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट हमारा होता है ना ये शॉर्ट लिस्ट, लिस्ट बनाने के लिए, आप लिस्ट बनाने के लिए भी ना इंडेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते थे, इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते थे। लिस्ट कैसे बनेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाना चाहूँ, मेल और फीमेल का मैं कुछ ग्रुप्स बनाना चाह रहा था, यहाँ पे लेते मेल, और इसके कुछ ग्रुप बना रहा हूँ मैं, तो मेल मेल हो गया, कोई पॉइंट डाल दो, अब इसके नीचे लिखो, है ना, ये बुलेट ऑटोमेटिक देते जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ पे लिख लीजिए जैसे फीमेल का, इसके नीचे कोई बुलेट डाल दूं मैं, अब कोई बुलेट ले सकते हो इसको ना, चाहे आप ये 1 2 3 वाली ले सकते हो, या फिर ABCD, या फिर नॉर्मल बुलेट्स कुछ भी ले सकते हो। तो मैं इस बार ना 1 2 3 ले रहा हूँ। ओके ना, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ओके, ये बुलेट्स होती है, क्वेश्चन वगैरह लिखने में बहुत ये सहायता करता है, क्वेश्चन अगर हम टाइप करते तो। उसके बगल में होती है स्पेस देने के लिए, जैसे कि आपने ये किस लिए होती है, ये आपका ना वर्ड के अंदर स्पेस देने के लिए, जिसके लिखा है लाइन स्पेसिंग, ये लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए होता है। लाइन किसको बोलते हैं, जैसे 1 लाइन 2 लाइन लिखा हुआ है ना, इसके बीच का स्पेस देने के लिए होता है। तो आप सबको सिलेक्ट कर लो एक बार में। ठीक है, Ctrl+A से, और इसके बीच का स्पेस आप चाहो बढ़ा सकते हो, जैसे 1.5, बाय डिफॉल्ट 1.5 रहता है, आप इससे और छोटा स्पेस देना चाहो आप इसको ले सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं ना कि दोनों के बीच में ना थोड़ा जगह ज़्यादा हो, ज़्यादा जगह दे दो, स्पेस ज़्यादा दे दो। यहाँ पे आप चाह रहे हो कि जगह बिल्कुल ना हो, मतलब इस दोनों के बीच में ना एकदम ये थोड़ा और पास पास में लिखा है ना, आप ये वाली ऑप्शन हटा दो, यहाँ से हटा दो, देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहा ना, तो आप इसे स्पेस आप लाइन के बीच में दे सकते हो। ओके, अपनी मर्जी का है। नेक्स्ट हमारा होता है ना अलाइनमेंट, जैसे Ctrl+L आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, तो बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट से ही लिखा जाता है। देखो ना, आप यहाँ पे जैसे लिखो मैंगो एप्पल, तो देखना ना ये लेफ्ट से ही लिखते लिखते राइट की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, ये देखो यहाँ पे है ना, है ना, लेफ्ट से बढ़ते बढ़ते राइट जा रहा। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइनमेंट ही रहता है। हम अगर चाहें ऐसा कि ना मैं कुछ भी लिखूं, नेक्स्ट टाइम से मेरा वो सेंटर से लिखे, आप सेंटर अलाइनमेंट कर दो ना, Ctrl+E प्रेस कर दो, उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे ना यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट से ही जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि अगर आप, जैसे अगर आप सेंटेंस बड़ा रहेगी ना, जैसे आपका सेंटेंस कुछ देखो कुछ बड़ा हो जाएगा ना, देखो यहाँ से कितना भी बड़ा होगा ना, ये आपका सेंटर से ही दोनों तरफ इक्वल समान मात्रा में दे देगा। देखो ना, यहाँ से सेंटर से इधर ये पॉइंट है ना बीच का, दोनों तरफ ये इक्वल इक्वल कर देगा, आपको इसमें सजाने की जरूरत नहीं पड़ती सेंटर अलाइनमेंट में।
उस अगर राइट अलाइनमेंट कोई करना चाहे तो हर वो चीज़ ना राइट से लिखा जाएगा। जैसे ये ज़्यादातर काम आता है ना, जैसे कि अरबियन कंट्री में या फिर उर्दू लिखने में, तो इस टाइप का जो भी लिखते हैं ना, तो वो लोग ना राइट से लेके ना लेफ्ट की तरफ से ऐसे चलते हैं ना, उनकी राइटिंग ऐसी होती है, ठीक ना। तो आप वैसे वाले लिखने के लिए ना, कोई मैटर या फॉन्ट बनाने के लिए मतलब मैटर लिखने के लिए आप राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। ओके, बाकी तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये लेफ्ट ही रहता है। एक होता है आपका जस्टिफाई। ये क्या होता है जस्टिफाई? जस्टिफाई कब काम करता है? जस्टिफाई के लिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस ले लेता हूँ पहले थोड़ी सी। तो कुछ यहाँ से सेंटेंस ले लेता हूँ, ठीक है। लो, देखिए आपके जैसे कि मैंने यहाँ पे ना कंट्रोल एस सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ सेंटेंस ले लिया। तो अब देखो ना यहाँ से, तो लेफ्ट की तरफ से ना पूरी की पूरी लाइन ये टच करके आ रहा है ना, बिल्कुल ये अलाइनमेंट सही है इसका। लेकिन राइट की तरफ से ना यहाँ पे इसका अलाइनमेंट है ना पूरा बरोबर नहीं है, दिख रहा है ना आपको। कुछ लाइनिंग ना बीच से ही टूट जा रही है, कुछ लाइनिंग नीचे जाकर टूट जा रही है ना, कोई लाइन टच ही नहीं कर पा रहा, ठीक ना। तो मैं चाहता हूँ इसके जैसा अलाइनमेंट इधर भी दिखे, तो आपको सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से आपको यहाँ पे इसको क्लिक कर देना, ठीक है, या फिर कंट्रोल जे प्रेस कर देना, ठीक है ना। आप देखो ना फिर से यहाँ पे शॉर्टकट कमांड है ना कंट्रोल जे जस्टिफाई। इससे क्या होता है ना कि आपको इधर भी बरोबर दिखता है और इधर भी बरोबर दिखता है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और ये लास्ट में होता है ना पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ से आप ना मतलब ये जो सेटिंग्स दिख रही है ना, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे इसके अंदर जाऊं तो देखो ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो इंडेंटेशन है ना, लेफ्ट की तरफ से दिखा रहा है ना, यहाँ पे जीरो है। मतलब अब जो चाह रहे हो ना कि यहाँ से मैं कुछ लिखूँ ना, लेफ्ट की तरफ से कुछ इंचेज बढ़ा के लिखूँ, आप यहाँ पे 0.25 इंचेस और ओके कर दो। उसके बाद देखो अब ये लेफ्ट की तरफ से यहाँ से ना आपके 0.25 मतलब सेंटीमीटर ना ये बढ़ के आ रहा है, सॉरी सेंटीमीटर इंचेस, ठीक है ना। आप यहाँ से फिर कस्टमाइज करना चाहो, आप इसको 1 इंच का ये ना आपको इंडेंटेशन आप लेफ्ट की तरफ से बढ़ाना चाहो, ओके कर दो। देखो ये लेफ्ट की तरफ से ना 1 इंच की तरफ से इंडेंटेशन ही बढ़ गया। मतलब ये आपने ना पूरे पैराग्राफ को ना कस्टमाइज कर लिया। उसी तरह आप यहाँ से राइट से बढ़ाना चाहो, मतलब इस वाले ऑप्शन से आप ये फर्स्ट लाइन आप चाहते हो सिर्फ फर्स्ट लाइन खाली है ना, वही मेरा बढ़ के जाए। जैसे देखा अभी फिर से दिखाता हूँ। आप जैसे चाह रहे हो कि फर्स्ट लाइन जो हमारी है ना, ये वाली फर्स्ट लाइन, सिर्फ फर्स्ट लाइन ही थोड़ी सी इंडेंटेशन हो जाए, मतलब फर्स्ट लाइन ही थोड़ी सी ना इंडेंट हो जाए, राइट की तरफ से आगे चला जाए। कितना आगे जाए? इंडेंटेशन दिख रहा हो ना, इंडेंटेशन ये वाली ऑप्शन ना, इसको ये कस्टमाइज कर रहा है। ये पैराग्राफ को, ये जो पैराग्राफ है ना, ये उसको इंडेंट कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। तो कैसे? तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ ना 1 सेंटीमीटर, सिर्फ फर्स्ट लाइन 1 सेंटीमीटर ग्रो कर जाए आगे की तरफ से, और मैं करूँगा ओके। देखो ना हर एक पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन 1-1 सेंटीमीटर आगे की तरफ से ये बढ़ गया है। यहाँ पे था ना, यहाँ पे ना दिख रहा है ना, सेम वही है। उसको कस्टमाइज करने के लिए यहाँ से लिया गया। और इस बार मैं फिर से इसको 0 कर दूँ और मैं कर दूँ ओके, हो गया, दिख रहा है। फिर सेलेक्ट करता हूँ और कोई दिखाता हूँ। देखो लाइन स्पेसिंग आप चाह रहे हो कि लाइन स्पेस मेरा बढ़े ना हर एक बीच में। जैसे कि लाइन स्पेस ये हमारी ना, ये 3-3 लाइन की एक पैराग्राफ बनी है ना, 4 लाइन की एक पैराग्राफ बनी है, तो मैं 2 सेंटीमीटर बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, ओके करूँगा। तो देखो ना इसकी लाइनिंग ना बढ़ गई है, 2-2 सेंटीमीटर हो गई, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। तो यहाँ पे जैसा पहले था ना सिंपल, उसको ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाली, ठीक है ना। यहाँ पे एड है ना, यहाँ पे एड 10 पॉइंट पीटी मतलब पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब 3 पॉइंट बढ़ेगी सिर्फ एक पैराग्राफ के बाद से दूसरी पैराग्राफ के बीच की स्पेस है ना, वो यहाँ पे बता रहा है। ओके, आप यहाँ से ओके कर दो। और देखो यहाँ पे अलाइनमेंट, जैसे यहाँ से जैसे ये वर्ड है ना, कोई भी मैं वर्ड ऐसा शुरू करूँ ना, तो हर वो सेंटर से ही लिखी जाए ना, ये लेफ्ट से ना लिखे, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से ही लिखा जाता है ना, तो इस बार मैं ऐसा कोई फिट कर दूँ ना, कुछ भी लिखूंगा लेफ्ट से लिखा सेंटर से लिखाएगा। उसके लिए अलाइनमेंट पे जाऊंगा और कर दूंगा सेंटर और कर दूंगा ओके। अब आप देखो ना यहाँ से आप कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी ना, जैसे आप कुछ नहीं तो फिर मैंगो ही लिख दो, आपको कुछ नहीं बुझा रहा, तो देखो सेंटर से जा रहा है। आप कुछ भी लिखोगे ना यहाँ से तो सेंटर से ही जाएगा। क्यों? बाय डिफॉल्ट मैंने इसको सेंटर दे दिया यहाँ पे,
ठीक ना। आपको इसको फिर से चेंज करना होगा और लेफ्ट करना होगा। यही कारण है कि हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से ही लिखा जाता है। समझ में आ रहा? और आगे चलो, एक होता है टैब। ये टैब क्या होता है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लिखते हो ना जैसे मैंगो, ठीक है, और एक टैब प्रेस करते हो, फिर लिखते हो जैसे एप्पल, फिर टैब प्रेस करते हो जैसे मैंगो एप्पल, फिर टैब प्रेस करते हो, फिर मैंगो, फिर टैब प्रेस करते हो। मतलब हम एक टैब पे कितना स्पेस दे रहे हैं? आपको पता है कितना स्पेस, कितनी कितनी स्पेस जा रही है? एक एक टैब पे कितना स्पेस जाता है? दिखा? तो हर एक टैब पे ये 4 पॉइंट लेता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 पे है ना, कुछ यहाँ पे प्रेस करूँ ना, फिर टैब प्रेस करूँ, देखो ये 4.5 पे, 4.5 पे आधा पे चलेगा, फिर कुछ देखो मतलब 4 पॉइंट ये ले रहा है। तो मैं चाहूँ ना टैब को अपने अकॉर्डिंग में कस्टमाइज कर सकता हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टैब को कस्टमाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अपने अकॉर्डिंग मैं चाहूँ ना यहाँ पे 1 पॉइंट कस्टमाइज कर लूँ, सेट, और कर मैं ओके। अब मैं कुछ भी टाइप करूंगा ना 1 इंच पे जाएगा, देखना अभी टैब, दिखा? पहली वाली लाइन 1 इंच जाएगा, है ना। इस तरह ये आप टैब को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर हटाना आप चाहे यहाँ पे जाकर आप इसको ना क्लियर कर देंगे, अब तक की जो भी होगी ना सब खत्म हो जाएगा, और फिर से ये आधा आधा इंच जो ले रहा था ना वो आपका टैब लेना शुरू करेगा, ठीक है। तो आप ये कस्टमाइज सेटिंग को कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं अब हमारा, देखो पैराग्राफ हमारा ग्रुप खत्म हो गया, इंसर्ट ग्रुप में चलते हैं। इस सबों को मैंने आपको बता दिया। इंसर्ट ग्रुप के अंदर चलते हैं और देखते हैं और उसके अंदर और क्या है। इंसर्ट ग्रुप के अंदर एक पिक्चर बनेगा, पेंट बनेगा और डेट एंड टाइम और इंसर्ट ऑब्जेक्ट किया जाएगा। क्या होता है ये देखते हैं। पेज को मैं नया ले लूँ, हर बार नया नया पेज ले लेता हूँ ना ताकि आपको नया नया एग्जाम्पल दिखा सकूँ। देखो इंसर्ट ग्रुप में आ गया। अब यहाँ पर होता है ना, पहले सबसे पहले क्या, पिक्चर लेने का। ये सब के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छे से जान लिए, फिर कहीं समझ ना आया हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट के अंदर चलते हैं। तो इंसर्ट में सबसे पहला क्या हमारा पिक्चर है, ठीक है। पिक्चर में क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे जैसे चाहते हैं ना कि कोई एक पिक्चर ले लूँ ना, एक पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ। मैं चलता हूँ डिस्प्ले पे और देखता हूँ कोई पिक्चर है क्या। तो हाँ यहाँ पे एक पिक्चर है, थोड़ी सी बड़ी पिक्चर मैं कि फिलहाल ले लेता हूँ, ठीक है। देखो एक पिक्चर यहाँ पे ऐड हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। अब चाह रहे हो ना कि जैसे कि इसकी ना डायगोनल लेके अगर अंदर की तरफ ड्रैग करोगे ना तो पिक्चर छोटी होती जाएगी। और ये अब चाह रहे हो ना कि जैसे कि ना इसका ये चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा हो ना, कम हो, तो आप यहाँ पे चौड़ाई के अकॉर्डिंग आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। या फिर आप चाह रहे हाइट कम हो तो हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं ना इक्वल हर चीज़ रिसाइज हो, तो आप इसको ये ना डायगोनल को लेकर अंदर की तरफ करेंगे ना, ड्रैग करेंगे ना ऐसे, तो ये आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों के माध्यम से ये पिक्चर रिसाइज कर देगा। ओके। अब यहाँ से ना अब आगे पीछे यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, मतलब लिखना चाहे। ये हमारा हो गया पिक्चर ऐड करने का। और इससे ज़्यादा पिक्चर यहाँ पे नहीं सीख सकते, बहुत ही ज़्यादा पिक्चर को एडवांस अगर फंक्शन को देखना है तो फिर हम लोग एमएस वर्ड में चलेंगे, तो इसके साथ कुछ और भी कलकारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी नहीं कर सकते। दूसरी होती है ड्राइंग। अगर मान लो आपके कंप्यूटर में पिक्चर नहीं है या फिर आपको एक ऐसा पिक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हो ना, तो आप यहाँ पे पेंटिंग में चले जाओ, पेंट ड्राइंग है उसमें चले जाओ। ये ऑटोमेटिक पेंट है ना आपका एमएस पेंट, उस पर जाके ओपन करेगा और यहाँ पे आप कुछ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हाँ जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ, है ना, जैसे कि मैं एक हार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, एक दिल बना रहा हूँ, और इसको हम रेड कलर से ले लेते हैं ताकि खूबसूरत लगेगा। ओके। देखो मैं इसमें कोई बॉर्डर नहीं दिया, है ना, काफ़ी खूबसूरत। इसके अंदर मैं स्टार ले लेता हूँ, और किस कलर से, तो मैं ले लेता हूँ इस कलर से, बड़ी वाली छोटी वाली। चल 2 स्टार मैंने ले लिया, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, इसको अब यहाँ से काट दो, कट कर देंगे ना यहाँ से, तो ये जो मैंने हार्ट बनाया ना, देखो ये यहाँ पे आ गया, नहीं कितना अमेजिंग। तो आप यहाँ से पेंट कुछ ड्राइंग भी ऐड कर सकते हो। तीसरी होती है डेट एंड टाइम। आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक डेट और टाइम बना सकते हैं। ये कब लगता है, जैसे कि मान लो कि मैं कोई यहाँ पे
एप्लीकेशन लिख रहा हूँ ना, टाइप कर रहा हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ पे डेट लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ये डेट करेंट डेट होता है जब आपके कंप्यूटर में जैसे 4 फरवरी चल रहा है ना यहाँ पे, तो सेम वही है ना यहाँ पे। जैसे ऊपर देखो 2:24 PM 4 फरवरी 2024, ठीक है। जैसे आज के डेट और समय आज का यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे ना 4 फरवरी 24, और नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे समय भी आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल करेक्ट होता है, जो अभी बिल्कुल जैसे संडे चल रहा है, देखो लो आगे ना। तो ये जो यहाँ पे टाइम रहता है बिल्कुल करेंट या अपडेट रहता है कंप्यूटर से, ठीक है। इंटर करके नीचे कर लेते और नीचे देखते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर चलेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना कि इस वर्डपैड में, इस वर्डपैड के अंदर जितना भी ऑप्शन था मैंने इस्तेमाल कर लिया। अगर मुझे बाहर का कोई डॉक्यूमेंट को इसके अंदर लाना हो गया, जैसे कि आपका नोटपैड का एक फाइल है कहीं लिखा हुआ, उसको आपको इसके अंदर इनपुट कराना पड़ जाए तो कैसे लाओगे आप, या फिर कोई एक्सेल की फाइल हो, कोई पीपीटी का फाइल हो, तो कैसे लाएंगे आप। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसके अंदर सारी फंक्शन आपकी आएगी, किस फाइल को लाना है आपको। तो मान के चलता हूँ मैं एक छोटी सी ना आपको एक्सेल का फाइल दिखाता हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, और इसमें ओके करता हूँ, ठीक है। देखना अभी एक्सेल हमारा खुल गया ना। अब एक्सेल के अंदर हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं तेजी में, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम छोटी सी फाइल में बनाऊंगा, बस एक डिजाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और कुछ नहीं, कुछ फाइल नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ ड्रॉ हो गई, और कुछ लिखना है ना इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे राम श्याम, कोई अंक यहाँ पे हो गई, ऐसा ना कुछ भी आप यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो डिजाइनिंग भी दे सको तो हम, ठीक है ना। आप यहाँ पे कुछ भी डिजाइन यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। और इस फाइल को आप या तो मिनिमाइज कर दो या फिर कट कर दो। और मिनिमाइज कर देंगे ना तो देखो यहाँ पे ना ग्रिड लाइन दिख रही है ना, हल्की सी दिख रहा है ना। अगर मैं फिर से डबल क्लिक करके और इस बार मैं इसको क्लोज कर दूँ ना, तो ग्रिड लाइन देखो खत्म हो गया है ना। तो आप इस तरह एक्सेल का भी फाइल आप नोटपैड में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली सा, कितना आराम से आपका स्मूथली यहाँ पे काम कर रहा है। उस तरह हम यहाँ पे कोई भी फाइल को ले सकते हैं। नेक्स्ट होता है फाइंड, फाइंड करने का। तब तक हम टॉपिक देख लेते हैं उसके अंदर और क्या है। हमारा इंसर्ट खत्म हो गया। अब बता एडिटिंग, एडिटिंग के अंदर क्या है, फाइंड करने का, रिप्लेस करने का, सेलेक्ट ऑल। तो देखते हैं हम लोग ना, ये ना हमारी एडिटिंग, एडिटिंग के अंदर क्या है, फाइंड करने का, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको तो पहले फिलहाल न्यू पेज ले लेते हैं ना, और हटा देते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट को ले लेते हैं। जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट था, कंट्रोल सी, ठीक है ना, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पे लाके मैं कंट्रोल भी से पेस्ट करता हूँ। आपको पता है ना पहले से कॉपी पेस्ट करने का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फाइंड करने वाला हूँ। अब कंट्रोल ए भी प्रेस करोगे तो हो जाएगा। जैसे आप क्या फाइंड करना है, जैसे वीडियो VIDEO, इसके अंदर के वीडियो कहाँ कहाँ लिखी हुई है आप फाइंड कर लो, है ना। अब ये देखो ना, इसके अंदर ना अप एंड डाउन करने की इसमें नहीं आता है। जैसे नोटपैड में था ना, आप ऊपर में कर्सर रख के फिर नीचे की तरफ जाते थे, तो फिर फाइंड करने के लिए बोलता था ना, फिर नीचे में कर्सर रख के अप और डाउन, यहाँ पे 2 ऑप्शन आता था। दिखाऊं करके, तो अब देखो आपको पहले नोटपैड दिखा दूँ। ये वर्ड इसके अंदर भी मैं पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे चलता हूँ फाइंड करने का, कंट्रोल F। देखो ना नोटपैड वाली में है ना, यहाँ पे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन आ रहा है ना। जैसे मैच केस, रैप अराउंड, सेम चीज़ है ना, यहाँ पर भी आपका है। आप यहाँ से क्लोज कर दो, है ना, यहाँ पर भी है। लेकिन ये वर्डपैड इसके अंदर थोड़ी एडवांस होती है ना, उससे ये नहीं पूछेगा कि ऊपर से फाइंड करना है कि नीचे से फाइंड करना। कर्सर कहीं भी हो ना, ये टोटल अराउंड में फाइंड करता है ना, दिख रहा नहीं है, ये सब तरफ फाइंड करता है। हाँ, ये एक चीज़ इसमें आता है ना कि ये मैच केस, मैच केस का मतलब होता है कि जो मैं यहाँ पे, ये एक तरह से ना अब इसको बोलो तो ये सेंसिटिव केस बन जाता है। सेंसिटिव केस कहने का मतलब हो गया कि जो मैं फाइंड कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही वर्ड उसमें मिलेगा तो फाइंड करेगा, लेकिन कैपिटल स्मॉल भी उसमें रहेगा तो फाइंड नहीं करेगा। जैसे अब देखो ना, मैंने जो यहाँ पे टाइप किया सब स्मॉल, एक भी कैपिटल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल वीडियो फाइंड करूँ ना, तो ये आपका मैच कैसे रहेगा, तो देखो ना यहाँ पे फाइंड नहीं करेगा। ये सीधी बोल रहा है ना कि यहाँ पे ये वर्ड नहीं है ना। वर्डपैड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, मतलब वर्डपैड ना ये डायरेक्टली बता दिया कि इसके अंदर ये फिनिश कर लिया, और इसके अंदर ये वीडियो नाम का कोई फाइल नहीं मिला। अगर वही ये हटा दूँ ना, मैं मैच कैसे हटा दूँ ना, और अब आप फाइंड करो इसको, देखना फिर, है ना, ढूंढ लिया ना। मैंने कैपिटल वीडियो लिखा है, यानी कि स्मॉल वीडियो मिला तो भी ढूंढ लिया। क्यों? क्योंकि मैं इस बार मैच केस हटा दिया, है ना, केस जो सेंसिटिव है उसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ये क्या बोलता है, मैच होल वर्ड टू वर्ड
ओनली। ये बोलता है ये भी उसी टाइप के एक तरह से काम करेगा, है ना, ये सारे चीज़ों को ढूंढेगा। ये तो पूरा ढूंढ ही लेता है ना पहले से, है ना। उस तो इसको हम इस बार अब फाइंड आपको समझ में आ गया, कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्लेस, कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट कमांड है सकता हूँ। जैसे आप इसी एग्जांपल में देखो ना, एक वीडियो वर्ड है ना, इसमें बार बार रिपीट हो रहा है 5-6 बार। इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि वीडियो ना होकर यहाँ पे एक मेरा ऑडियो फाइल था ना, तो इस ऑडियो को लिखना है, तो पहले वीडियो लिखो यहाँ पे, ठीक है। उसका वीडियो के मैं क्या लिखूंगा, ऑडियो लिखूंगा, है ना। तो फिर फाइंड करेगा, ओके, वीडियो की जगह। देखो ये फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है एक को ढूंढने के बाद दूसरा ढूंढेगा। रिप्लेस का मतलब एक को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर दो। यहाँ पे देखो ये वीडियो थी ना, ऑडियो बन गई, फिर दूसरा वाला ढूंढ लिया, इसको भी रिप्लेस करो, रिप्लेस करो। अगर ये मल्टीपल होता हमारे पेज के अंदर, आप एक ही बार में रिप्लेस ऑल कर दो ना, एक बार में कंप्लीट काम कर देगा। बाकी मैच केस और ये दोनों तो आपको पता ही पहले से। तो यहाँ पे क्लोज करता हूँ। लास्ट होता है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल तो सेलेक्ट करने की प्रक्रिया होती है ना, कंट्रोल ऐसे भी हम लोग करते हैं तो सेलेक्ट ऑल ही हो जाता है, और ऐसे भी सेलेक्ट ऑल करेंगे तो भी हो जाएगा। और एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना होगा तो पता है ना, शिफ्ट दबा के आप ऐसे करोगे ना कर्सर के थ्रू, है ना, कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं ना, शिफ्ट दबा के इधर उधर दबाएंगे, जैसे राइट की तरफ ना, राइट वाले को ये सेलेक्ट करेगा, या फिर देखो कर्सर से ये शिफ्ट दबा के, है ना, आपको ये हिंट पे बता रहा नहीं यहाँ पे कौन सी बटन दब रही है, और लेफ्ट एरो को दबाओगे ना यहाँ पे, जितनी बार इतने एक एक लेटर को ये, एक एक कैरेक्टर को ये आपको सेलेक्ट करते जाएगा। और आपको होल कैरेक्टर को एक ही बार में चाहिए ना, डबल क्लिक प्रेस कर दो, हो जाएगा। माउस से डबल क्लिक एक बार में प्रेस कर देंगे ना, लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक प्रेस कर दो तो ये सेलेक्ट कर लेगा। या फिर आपको तो, या फिर लेफ्ट क्लिक से आप इसको ना ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके, और ये जितना दूर आप ड्रैग एंड ड्रैग करोगे ना, उस डायरेक्शन में ये सेलेक्ट कर लेगा सारा चीज़ को, सारा कंटेंट को। ओके दोस्तों, तो मैं आपको होम टैब कंप्लीट कर दिया, होम मेन्यू सारा मैंने कंप्लीट करवा दी। लास्ट में फिर होता है व्यू मेन्यू, इसको भी देख लेते हैं ना, हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग देखो इसके अंदर और क्या है। हाँ, लास्ट में बचता है हमारा व्यू मेन्यू, ठीक है ना। व्यू मेन्यू में क्या है, जूम इन जूम आउट, 100% रूलर, ठीक है, और क्या है, स्टेटस बार, वर्ड रैप, बस ये सब चीज़ें छोटी मोटी है। तो चलते हैं, देखो व्यू मेन्यू के अंदर क्या है। देखो व्यू का मतलब क्या होता है, बस एक तरह से व्यूइंग मोड रखेगा, मतलब एक तरह से दिखाएगा आपको कितना हमको दिख रहा है ना, दिखने का एक तरह से मोड में डालेगा आपको, ठीक है ना। जो भी डॉक्यूमेंट है ना, कितना हमको देखना है, किस एंगल से देखना है, कैसे देखना है, देखने की बस व्यूइंग मोड है ना। व्यू का मतलब देखना होता है। देखो तो ये जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट मेरी बहुत छोटी है, किसी को दिख नहीं रही है ना कंप्लीट, आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं, जूम इन, है ना, जूम इन करके आप देख सकते हैं, या फिर जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ से किसी को ज़्यादा जूम हो गया तो आप यहाँ पे 100% क्लिक कर दो, जूम हो जाएगा। या फिर बहुत पतली अपने जूम को नैरो कर दिया ना, जूम आउट बहुत ज़्यादा कर दिया ना, देख रहे हो ना आप यहाँ से भी ना, ये भी वही ऑप्शन काम करता है ना, यहाँ से देखो, है ना, जूम ज़्यादा लिख सकते हैं, जूम इन जूम आउट, है ना, ऐसे, है ना, आप इससे भी काम कर सकते हैं ना, ठीक। ये वाली बटन सेम काम करती है यहाँ से, है ना। आप यहाँ पे ऑप्शन पे जाके क्लिक कर लो, लेफ्ट पे या फिर राइट पे, है ना, ये है ना, आप पॉइंटर से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और ये दोनों की है। रूलर क्या होता है, रूलर देखो हटाओ ना, ऊपर वाली जो लाइनिंग होती है जो आपको मार्जिन देता है उसी को रूलर बोलते हैं। ये बताता है, जैसे रूलर अभी हमारे इंच में है ना, मेजरमेंट में चलेंगे तो पता चलेगा ना, जैसे अभी हमारा इंच में है, सेंटीमीटर में होना चाहिए, पॉइंट में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए आपको बताएगा यहाँ पे। ये हमारा रूलर है, ठीक है, जो हमको मार्जिन देता है। एक स्टेटस बार, स्टेटस बार क्या होता है, जो नीचे वाली दिख रही थी ना, ये हमारी स्टेटस बार है, ठीक है ना, स्टेटस बार। अगर उसको देखो हटा दो ना, तो आपको देखो यहाँ पे जो कोई लाइन चल रही थी वो हट गया, इसके अंदर जूम बना था ना, जूम इन बटन जूम आउट बटन, देखो फिर आ गया, हट गई, फिर आ गई। स्टेटस बार से इसका स्टेटस पता चलता है हमारा, ठीक है, कि अब कितना व्यूइंग मोड पे अभी है, कितना छोटा इसको किया या फिर कितना बड़ा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे। एक होती है देखो वर्ड रैप, नो रैप, रैप टू विंडो, और विंडो टू रूलर। इसको तीनों समझाता हूँ। देखो नो रैप का मतलब क्या होता है, रैप का मतलब क्या होता है, एक तरह से यहाँ पे रैप का मतलब आप लाइन से लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो ना, बहुत सारी लाइनिंग है ना, तो सबसे ऊपर में चाहते हैं नो रैप अगर मैं कर दूँ ना, करने के बाद क्या होता है, ये एक तरह से अलग मोड में चला जाएगा। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना, ऐसा ना, है ना, देखो कुछ भी लिखो आप ऐसे टाइप करा,
अभी मैं नो रैप किया हूँ, तो देखो नो रैप करने से ये होता है ना, ये आपको लाइनिंग नीचे नहीं आएगी, मतलब एक ही लाइन में नहीं लिखते रहेगा, ये एक ही लाइन में कंटिन्यूअस जाते रहेगा, क्योंकि मैंने नो रैप किया हुआ है। ये जो लाइन जो ब्रेक कर रही थी ना यहाँ से ना, वो ब्रेक नहीं करेगा। देखो ना आप यहाँ पे, है ना, दिख रहा है ना यहाँ से, देखो टाइप होते रहा ना, मतलब एक ही लाइन में कंटिन्यू जा रहा है। हाँ, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमारा ये आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पेजेज हमारी ना बड़ी होती जा रही है ना, ये आपको राइट की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं रैप टू विंडो, तो विंडो किसको बोलते हैं? देखो विंडो का मतलब हो गया जितना एरिया हमको डिस्प्ले हो रही है ना, जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन है, उसको विंडो बोलते हैं। हमारी स्क्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। अगर मैं कर दूँ रैप टू विंडो, तो देखना ना अभी क्या होगा, ये विंडो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिर भी कुछ लिखूँ ना, अब विंडो जैसे टच करेगी ना हमारी स्क्रीन, देखना देखना अभी ना नीचे आ जाएगी, आगे नीचे यहाँ पे देखो ना भैया, यहाँ से आ गया ना, फिर जैसे ही हमारे विंडो पे जाएगा, फिर टच करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मैं विंडो को छोटा कर दूँ, हाँ वो भी एक एग्जाम्पल देखो, ये विंडो थी हमारी थी ना, इसको इसको छोटा कर दो। देखो छोटा करने से ये होता है, देखो छोटा कर दिया, देखो ना, अब विंडो जैसे हमारी छोटे हुई ना, ये छोटा विंडो है ना, जैसे विंडो को टच करेगी ना, वहां से वर्ड नीचे आ जाएगा, देखना भी आगे ना। अगर ये विंडो बड़ी होती तो वहां तक जाके ये इसको टच करता, हो रहा है ना। तो ये होता है विंडो, ठीक है, विंडो का साइज। तीसरा होता है रैप टू रूलर, मतलब ये रूलर जो हमारी चल रही थी ना ऊपर में, सबसे पहले 1 इंच 2 इंच ऐसे 6 इंच तक, वो हमारी पेज में आ जाएगी, देखना भाई। एक प्रॉपर पेज ग्रुप हमको ये देता है, पेज लेआउट हमको मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रैप का अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके दूसरा एग्जांपल बताऊं, अगर आप इंटरनेट पे कोई शॉपिंग करते हो ना, ब्राउजिंग करते हो ना, तो आपको मिलता है क्या, आप कभी आपको ऐसा पेज बाय पेज टुकड़ा में नहीं मिलता ना, स्क्रॉलिंग आप करते जाते हो, ये वही है ना, इस टाइप का नूर अपने काम करता हो। लास्ट होता है मेजरमेंट, जैसे कि हमारा मैं जो भी यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ ना, तो ये मेजरमेंट होता है। आप देखो यहाँ पे 1 इंच है ना, 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच ऐसे करके हमारा मेजरमेंट होता है। अब ये इंच में चल रहा है, अगर आप चाहो इसको चेंज करने को सेंटीमीटर में, आप इसको क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिखेगा आपको, है ना, ये सेंटीमीटर में दिखने लगेगा आपको। इस आप पॉइंट में देना चाहो तो दे सकते हो। ओके दोस्तों, तो हम नोटपैड के सारे फंक्शन को मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। इससे आपको आप इसके एक एक चीज़ को समझिए, एक एक ऑप्शन को समझिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको ये वीडियो से की तरफ। और नोट्स में देखते हैं कि कुछ आपके लिए यहाँ पे टास्क मैं दे रहा हूँ। जैसे कि अब तक मैंने जो भी बताया ना, माउस के थ्रू माउस के थ्रू बताया, और हर एक ऑप्शन को अब आप यहाँ से कमांड के थ्रू काम करोगे, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर स्क्रीन दिख रही है तो आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर नोट्स आपको बने बनाए चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप करो, नीचे मैं नंबर दिया हूँ लिंक पे, आप व्हाट्सएप करके ये सारा मैटर आप मुझसे ले सकते हो। ओके ओके दोस्तों, तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें और इन्जॉय करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।